माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी जी। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आदरणीय सुधा मूर्ति जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस डिबेट को बहुत गंभीर स्वरूप प्रदान कर दिया है और वास्तव में हम गंभीरता से इस पर विचार कर रहे हैं। मैं आदरणीय फौजिया खान जी की भावना का स्वागत करता हूं। उन्होंने पॉक्सो एक्ट की धारा 19, धारा 21, धारा 25, धारा 33, धारा 43 और उसमें एक नया अध्याय 8A जोड़ने का जो मुआवजा के संबंध में है, उसका उन्होंने अपने काम में, अपने इसने जो संशोधन बिल पेश किया है उसमें इसका उल्लेख किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि ये जो विषय है बहुत गंभीर है और ये केवल कानून के दायरे तक सीमित नहीं है। ये पारिवारिक भी संबंधित है, आर्थिक भी विषय जुड़े हुए हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक विषय पर इस पर जुड़े हुए हैं, परिवार जुड़े हुए हैं। परिवार जो सामूहिक परिवार थे अपने यहाँ, वो सामूहिक परिवार बिखर कर जो एकाकी परिवार हो गए हैं उसकी भी समस्या हो गई है और जो छोटे परिवार हो गए हैं उनकी भी समस्या हो गई है और माँ बाप दोनों ही काम करने वाले हैं और एक बच्चा घर में है उसकी भी समस्या हो गई है। और दूसरा, कैरियर बढ़ाने के लिए बच्चों पर जिस प्रकार का दबाव डाला जाता है माँ बाप के द्वारा, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या। अपन बार बार रोज पढ़ते हैं कि जो भिन्न भिन्न इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो सुसाइड करती हैं, वो भी एक बहुत समस्या है। अरे लैंगिक अपराध जो है वो केवल अपराध की परिभाषा तक सीमित नहीं। हमारे यहाँ पर सारी बातों को छोड़कर दो श्लोक अभी आदरणीय सुधा मूर्ति जी ने यहाँ रखे थे। एक रखा था लाड्यत पंच वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड्यत 16 वर्षात भवेत पुत्रम मित्र समाचरेत। उसका अर्थ है कि 5 वर्ष तक लाड कोट करो खूब। 10 वर्षाणी ताड्यत, ताड्यत का मतलब मारना नहीं है, ताड्यत का मतलब प्रशिक्षण देना है, पढ़ाना है उसको। तो और 16 वर्षात भवेत पुत्र है, 16 साल का पुत्र हो जाए तो उसको मित्र के समाचार मानना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और ध्यान में लाना चाहता हूं। ये पुत्र शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ये पुत्र शब्द का प्रयोग संस्कृत में पुत्र और पुत्री दोनों के लिए होता है। इसमें बेटा बेटी 2 शब्द का प्रयोग नहीं है। इसलिए जहां जहां पुत्र शब्द का मैं प्रयोग करता हूं उसका अर्थ है कि बेटा बेटी दोनों। कि एकमात्र संस्कृत ऐसी भाषा है जिसमें पुत्री और पुत्र का प्रयोग नहीं किया गया है, पुत्र ही शब्द बोला गया है। और पुत्र का मतलब पुत्री भी है और पुत्र का मतलब पुत्र भी है, इसलिए इसमें पुत्रम मित्र समाचरित कहा गया है। दूसरी बात उन्होंने श्लोक बोला था, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। पर ये जो शब्द है माननीय जयराम जी, ये मनुस्मृति का है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे मनुस्मृति का नाम आते ही तो खड़गे साहब आज नहीं है, वरना अभी खड़े हो जाते हैं। तो नहीं, जयराम जी संस्कृत के खुद बड़े विद्वान हैं। वो है, इसलिए तो उनको मैं याद दिला रहा हूं, वो विद्वान है। तो मैं तो आमतौर पर विद्वानों से बात करता हूं साहब। तो नहीं, आप तो उसमें शामिल हो। तो मैं जो आज बात कर रहा हूं वो कह रहा हूं कि बच्चों के प्रति जो अपराध है इसको भगवान भी सहन नहीं करता। हम क्यों सहन करें? हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक उदाहरण आता है, वो भगवान नरसिंह का आता है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष 2 राक्षस का नाम देते हैं। तो हिरण्याक्ष तो राजा था, अब उसने वरदान प्राप्त करने शुरू कर लिए। उसने प्राप्त कर लिया कि मैं दिन में भी नहीं मरूंगा, मैं रात में भी नहीं मरूंगा, मैं अंदर भी नहीं मरूंगा, बाहर भी नहीं मरूंगा, अस्त्र से भी नहीं मरूंगा, शस्त्र से भी नहीं मरूंगा, आदमी से भी नहीं मरूंगा, जानवर से भी नहीं मरूंगा, सारे प्राप्त कर लिए।
और प्रहलाद जो उसका बच्चा था बालक, उस पर उसने अत्याचार करना शुरू कर दिए। जब प्रहलाद पर अत्याचार करने लगा और प्रहलाद ने कहा नहीं, मैं तो भगवान को मानता हूं, भगवान बड़े हैं, तो वो अपनी खड़ग लेकर, तलवार लेकर प्रहलाद को मारने के लिए आया। तो मारने के लिए आया तो उसी समय भगवान खंबे को फाड़कर नरसिंह के रूप में अवतरित हुए और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। और ये भक्त प्रहलाद की जो रक्षा है वो बालकों की रक्षा का हमको बहुत बड़ा संदेश देती है। इसलिए होली का उत्सव जब मनाते हैं तो होली के चारों तरफ बैठकर छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी हम ढूंढ पूछते हैं कि ढूंढ नाम की राक्षसनी से इसकी रक्षा हो। इसलिए बच्चों को रक्षा करने का काम हमारे यहाँ शास्त्रों में भी है। हमारे यहाँ बच्चों को और भी बहुत बात कही की। ये मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि केवल कानून से काम नहीं हो सकता, कानून तो होना ही चाहिए, है भी, लेकिन संस्कारों से होना चाहिए। हमारे यहाँ बच्चों का बहुत बड़ा इतिहास है। माननीय उपसभापति महोदय, ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले सृष्टि पैदा की तो सनकादिक को पैदा किया, 5 बच्चे हो गए। और ब्रह्मा जी ने जब उन्होंने पूछा कि हमें क्यों पैदा किया, तो कहा सृष्टि के निर्माण के लिए तुमको पैदा किया। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम क्यों करें इस काम को। तो तब से हम सनकादिक को पूजने लगे। और ये केरल के हमारे सब बंधु चले गए, ये बैठे सामने हमारे, तो 9 वर्ष के शंकराचार्य आचार्य बन गए थे केरल के कालड़ी गांव के। और उन्होंने सारे भारतवर्ष में घूमकर सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को फहराकर अद्वैत की स्थापना करके हजारों ग्रंथ, सैकड़ों ग्रंथ लिखकर उन्होंने काम किया। तो बालक ही थे, प्रहलाद भी बालक ही था। और भगवान श्री कृष्ण 8 वर्ष के बालक थे, तो उनको उनकी मां ने लकड़ी और कमलियां देकर जंगल में गाय चराने के लिए भेजा। उस दिन से हम गोपाष्टमी मनाने लगे भगवान श्री कृष्ण की। यानी बच्चों के प्रति जो भगवान भी थे या जो भी थे, उन बच्चों के प्रति हमारे समाज में इस प्रकार की भावना थी। और इसलिए बच्चों के प्रति इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। भी सुधा मूर्ति जी ने कहा बच्चे फूल हैं, उनको खिलने दो। हमें तो, हमारे तो कहा भगवान, बच्चों में भगवान का दर्शन करो। इसलिए हमारे दर्शन के साथ साथ अगर हम कानून बनाएंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे तो हमारे को इसके बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। ये जो पोक्सो एक्ट है, इस पोक्सो एक्ट में जो बातें हैं, उन बातों को मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि धारा 19 में 21 में संशोधन किया जाए, लेकिन 2012 का जो कानून था उसमें बहुत बड़े बदलाव 2019 में कर दिए गए। उनको अगर आप देख लेती तो आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान उसमें हो जाता है। जैसे 2019 में बच्चों के खिलाफ जघन्य यौन अपराधों के लिए मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया इस पोक्सो एक्ट के अंतर्गत। आज जो इस समय है, अगर बच्चों के खिलाफ इस प्रकार का अपराध होते, और माननीय उपसभापति महोदय, ये बच्चों के प्रति जो अपराध होता है वो बहुत तो बाहर ही नहीं आता है। ये केवल अपराधियों के द्वारा या बाहर के लोगों के द्वारा किया हुआ अपराध नहीं है। यहां पर कई लोगों की, बहुत कम ऐसे बोल्ड होते हैं, लेकिन बहुत लोगों की ऐसी जीवनियां छपी है जिनमें बचपन में उनके साथ क्या हुआ उनका वर्णन है। एक बहुत पॉपुलर पुस्तक है, मैं उसका नाम लेना चाहूंगा यहां पर, कमला दास जी ने लिखी। उन्होंने बचपन से लेकर उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई उसका उनका उसमें वर्णन है। उसी प्रकार से एक मी टू अभियान चला था, उसमें भी बहुत सी बातें हमारे सामने आई। तो ये काम परिवार के अंदर भी होता है, ये सगे संबंधियों के वहां भी हो जाता है, ये स्कूल में भी होता है, ये अपराधियों के द्वारा भी होता है, ये नशे के द्वारा भी होता है, ये बच्चों को जो अपहरण करके ले जाते हैं
उसके द्वारा भी होता है, हैं? वो बच्चों का नहीं है यार, प्लीज। वो आप लोगों का है, आप उसको देखो। मैं संस्कृत की बात कर रहा हूं, ये अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, नहीं समझ पाएंगे। आप विषय पे बोल रहे हैं, आप विषय पे बोल रहे हैं, वही बोले। तो वो इस प्रकार की बातें आई हैं। तो वो सब बातें जब इतना भारत सरकार ने कर दिया कि बच्चों के खिलाफ जघन्य यौन अपराधों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान कर दिया, इससे बड़ा प्रावधान तो कोई है नहीं। अपराध को रोकें वो बात है, लेकिन अपराध को होने पर उसका जो दंड दिया जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इसमें मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया है। दूसरा, अन्य अपराधों के लिए आजीवन कारावास और कठोरतम दंड का प्रावधान किया गया है 2019 में। इसी प्रकार अपराधियों के लिए सख्त निवारक संदेश देना और अपराध रोकना। तो अपराध रोकने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। बच्चों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। वो बच्चे मां बाप भी प्रशिक्षित कर सकते, वो स्कूल में भी प्रशिक्षण है और प्रशिक्षण समाज का भी होता है। लेकिन आजकल उस प्रशिक्षण की बहुत कमी आ गई। आजकल इतनी कमी आ गई है कि हमको ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि स्कूलों में जो टीचर पढ़ाते हैं उनके उदाहरण आते हैं इस प्रकार के, तो उनका भी प्रशिक्षण नहीं है। तो एक प्रशिक्षण का अभियान सरकार ने कई प्रकार से शुरू कर रखा है। उसमें मैं बाद में आऊंगा कि सरकार ने अभियान शुरू कर रखा है कि ये प्रशिक्षण लोगों को किया जाना चाहिए ताकि अपराध रुक सके। उन अपराधों को रोकने के लिए इस प्रकार की काम है। दूसरा, माननीय उपसभापति महोदय, संशोधन किया गया है, फास्ट ट्रैक और विशेष पोक्सो अदालतों की स्थापना की गई। सरकार यही कर सकती, क्या न्याय विलंबित न्याय निलंबित, ये बहुत बड़ा एक वाक्य चलता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, न्याय विलंबित न्याय निलंबित। तो सरकार ने इसमें काम किया कि इसमें न्याय में विलंब नहीं हो, तो उन्होंने विशेष कोर्टों की स्थापना की, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट चले और रेगुलर उनकी सुनवाई हो और रेगुलर सुनवाई होकर उनकी सजा हो। और तो 2 अक्टूबर 2019 में केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय FTCS की स्थापना की गई। 1023 ये फास्ट ट्रैक न्यायालय की स्थापना की, जिसमें खटाखट उसका निर्णय हो। और इन न्यायालयों में 412 पोस्को न्यायालय शामिल है। उसमें केवल पोस्को के जो अपराधी हैं उन पर ही सुनवाई होगी। तो एक जिले में करीब 1 या 2 जिलों में मिलाकर एक पोक्सो की न्यायालय स्थापित हो गया, जो फास्ट ट्रैक पर चलकर डे टू डे सुनवाई कर उसकी व्यवस्था करेगा। उसका सारा ढांचा भी डिजिटल किया गया। उसके लिए भारत सरकार ने पैसे दिए हैं, उसके लिए भारत सरकार ने व्यवस्था की है। वो कर एक नया आयाम इन अपराधों को रोकने के लिए भारत सरकार ने जोड़ा। इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ है, एक तो मामलों का त्वरित निस्तारण होगा, एक संदेश जाएगा। यह संदेश देना जो है ना, अपराध को रोकने के लिए केवल सजा ही नहीं, अपराध को रोकने के लिए संदेश देना भी बहुत जरूरी है कि ये करोगे तो ये भुगतोगे, हाथ के हाथ फड़ लो। इसलिए 412 उन्होंने न्यायालय स्थापित किए। एक लंबी प्रक्रिया चलती है ना उपसभापति महोदय, बच्चों के मन पर बहुत दबाव पड़ता है, वो दबे हुए रहते कि बहुत लंबी है। वो रोज जाते हैं, लोग देखते हैं, वकील उनसे जिरह करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, वहां वो खड़े रहते हैं, बाहर निकलते हैं, कैमरे देखते हैं, प्रेस वाले पूछते हैं। उनके मानसिक दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है। उस मानसिक दबाव से बच्चों को बचाने के लिए ये लंबी न्याय प्रक्रिया को कम करके 412 पोक्सो कोर्ट खोलकर
सरकार ने त्वरित न्याय देने का इसमें काम किया गया है। इससे अपराधी को भी सजा मिल जाएगी और दूसरे कोई न करे अपराध, इसका संदेश भी चला जाएगा और जिसके साथ अपराध हुआ है उसको न्याय भी मिल जाएगा। इसलिए ये काम सरकार ने किया है। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इन्होंने जो सेक्शन में सुधार की मांग की है वो ऑलरेडी हो गया। जैसे संस्थागत ढांचा क्रिएट करने की बात की, तो सरकार ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जो इन अपराधों को रोककर इनको ठीक करने का काम करेगा। उदाहरण के लिए बल्या बाल कल्याण समिति बनी, CWC, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, DLSA और DCPU के माध्यम से पीड़ितों को मुआवजा, चिकित्सा, शिक्षा और पुनर्वास। ये बाल पर जो अपराध होता है उसकी केवल अपराधी समस्या नहीं है, वो मानसिक रूप से टूट जाता है, वो शारीरिक रूप से टूट जाता है, वो आर्थिक रूप से भी आगे के चलकर टूटा हुआ रहता है। इसलिए सरकार ने मुआवजे का प्रावधान किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी सारी परिस्थितियों को देखकर उसकी पढ़ाई के, उसके रख रखाव के, उसका जीवन आराम से चल सके, उसके लिए मुआवजा की व्यवस्था की। वो पीड़ित होता है, शारीरिक चोट होती है, उसके लिए चिकित्सा की व्यवस्था भी करी कि इसको चिकित्सा मिले और शिक्षा और पुनर्वास। उपसभापति महोदय, ऐसे पीड़ित आदमी की शिक्षा भी होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर ये अपराध ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। तो सरकार ने ऐसे पीड़ितों के लिए शिक्षा का भी प्रावधान किया और शिक्षा के लिए फंड का प्रावधान भी किया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तक भारत सरकार ने कर दिया। तो भारत सरकार इतनी इसके बारे में जागरूक है। उसी प्रकार उनका पुनर्वास भी सुनिश्चित किया। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कोई आदमी पर, किसी बच्चे पर अपराध होता है, घर के लोग भी घृणा करते, समाज के लोग भी घृणा करते। अब उसकी गलती नहीं है किसी बच्चे की, उसके साथ कोई जबरदस्ती हो गई, उसका दोष नहीं है, लेकिन वो परिवार में भी उस पर अंगुली उठाई जाती है, समाज में भी उस पर अंगुली उठाई जाती है। अरे अंगुली तो उस पर उठनी चाहिए नहीं जिसने अपराध किया है, लेकिन वो पीड़िता होते हुए भी उसको की जाती है। और माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, बहुत से केस तो बोलते ही नहीं है, सुनकर ही रह जाते हैं। मां बाप को करने की हिम्मत नहीं होती है और मां बाप को बता दिया तो मां बाप कहते चुप रहे, किसी को करने की जरूरत नहीं। यहां तक बात आ जाती है, कहावत चलती है राजस्थान में कि दीवार पड़ रही है तो घर में ही पड़ जाने दो, बाहर मत पता लगे। तो ऐसी स्थिति में उनके पुनर्वास की भी जरूरत है बहुत बड़ी। तो शिक्षा और पुनर्वास और चिकित्सा और मुआवजा, ये 4 बड़े पॉइंट हैं। इन चारों पॉइंटों को भी सरकार ने इसके लिए तैयार किया है। तो सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। एक सपोर्ट पर्सन, एक मनोवैज्ञानिक रूप से, एक मानसिक रूप से इन सबको सपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। तो इनके लिए काय में सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। न्यायिक प्रक्रिया में सपोर्ट की जरूरत, चिकित्सा में सपोर्ट की जरूरत, पढ़ाई में सपोर्ट की जरूरत, पुनर्वास में सपोर्ट की जरूरत। तो सरकार ने सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति जो पूरी न्यायिक जांच प्रक्रिया में बच्चे का मार्गदर्शन करती है। बच्चा कई बार बार पुलिस के द्वारा भी, न्यायालय के द्वारा भी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी बार छपता तो उसका दिल टूटता है। ऐसे समय में उसकी सपोर्ट की आवश्यकता है। तो सपोर्ट करने के लिए सरकार ने संस्थागत ढांचा विकसित किया है और ऐसे हर व्यक्ति के लिए सपोर्ट पर्सन, सहायक व्यक्ति नियुक्त करने का प्रावधान किया है। यह बहुत बड़ा काम मोदी जी की सरकार ने किया है, जो बच्चे को पूर्ण सहायता देते, उसका संबल बनकर खड़ा हो जाता है। यह काम उसके लिए किया गया है। इसके बाद में बहुत बड़ी बात आती है कि मुआवजा देने की बात होगी।
पुनर्वास की बात होगी, लेकिन बहुत से केस ऐसे मिलते थे 2019 के पहले कि मुआवजा मांगते मांगते फाइलों में चलते चलते मुआवजा मिलता ही नहीं था। बच्चे के साथ हुआ, वो वयस्क हो गया, तब तक मुआवजा नहीं मिलता था। कोई प्रावधान नहीं था इतने समय मुआवजा मिल जाना चाहिए, और त्वरित कार्रवाई का भी कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन सरकार ने ये काम किया कि अंतरिम मुआवजा का प्रदान किया और तात्कालिक विशेष राहत दी। 2019 के पहले प्रावधान नहीं था। मैं माननीय फौजिया खान जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि सरकार ने अंतरिम मुआवजा तुरंत देने का प्रावधान, घटना घटी, किसी चीज के लिए देना प्रावधान है, उसी समय अंतरिम मुआवजा देने का अधिकार जिला कलेक्टर को, जिला समितियों को प्रदान कर दिया कि उनको अंतरिम मुआवजा इसमें मिल जाना चाहिए। तो अंतरिम मुआवजा मिले और तात्कालिक विशेष राहत। अब विशेष राहत इसलिए जरूरी है कि उसको चिकित्सा की जरूरत है। बहुत से ऐसे केस आते हैं जिनमें सामूहिक घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनको बड़े हॉस्पिटलों में ले जाना पड़ता है और वहां बहुत बड़ी मेडिकल सहायता की जरूरत होती है। तो छोटे बच्चों के लिए इस प्रकार की बात है, तो उसके लिए तात्कालिक राहत को विशेष राहत के रूप में देने की बात की है। और मैं आपको माननीय सभापति में सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मुआवजा राशि में लगातार वृद्धि हो रही है। 2020-21 में इन मामलों में 1.45 अरब रुपए की मदद की। ये कम नहीं। विशेष राहत में तुरंत राहत में इतनी अपील की गई। 2022-23 में 3.47 अरब रुपए की मदद की। तो सरकार की नियत, सरकार की नीति और सरकार ने जो मन बना रखा है उसका इससे स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि सरकार इसको छोटी मोटी बात नहीं मानती। अगर 3.47 अरब रुपए का, ये 22-23 का है, 24-25 में और बढ़िया आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, 25-26 में और है, तो ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है सरकार की ओर से कि सरकार ऐसे कामों के लिए किसी प्रकार की कटौती नहीं कर रही है, किसी प्रकार के बजट का रोक टोक नहीं है। इनको चारों कामों के लिए, चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए, पुनर्वास के लिए, तत्काल सहायता के लिए और विशेष पैकेज के रूप में 3.47 अरब रुपए दिए गए। और दूसरा फिर जो बात आती है वो उन परिवारों के ऊपर भी एक लांछन हो जाता है। लोग मोहल्ले में, समाज में, गांव में, इस परिवार की बच्ची थी, इस परिवार का बच्चा था, इस परिवार का ये हो गया, तो कई बार उनको गांव छोड़ना पड़ता, कई बार ढाणी छोड़नी पड़ती, कई बार शहरी छोड़कर जाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में उनका संरक्षण करने के लिए, और ये घटना कारित करने वाले लोग इस प्रकार के गैंगों के लोग भी होते हैं जिनका भय भी रहता है। तो इस सारे भय से, इनसे पीड़ित से बचाने के लिए पीड़ित बच्चों और परिवार को भी त्वरित राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की गई। माने बच्चे के साथ साथ उसके परिवार को भी आवश्यकता पड़े तो तुरंत राहत और पुनर्वास किया जाए, ताकि वो सामाजिक तानों से, सामाजिक उपेक्षाओं से, सामाजिक इस प्रकार की बातों से बच सके और बचकर वो वहां से जाए। इस प्रकार की व्यवस्था भी सरकार ने की। अब ये केवल माननीय उपसभापति महोदय, केवल जो है कानून के द्वारा ये काम नहीं हो सकता, कानून ही केवल काम नहीं कर सकता। इसके लिए समाज को भी जागरूक करना पड़े। इसके लिए समाज को प्रशिक्षित करने वाले या जो मार्गदर्शन देने वाली संस्थाएं हैं उनको भी मदद करने की जरूरत है। तो मोदी सरकार ने पोस्को मामलों की रिपोर्टिंग और जागरूकता पर जोर दिया। मीडिया, स्कूल और सामाजिक अभियान चलाए, मीडिया में अभियान चलाया, सामाजिक अभियान चलाए। इनके माध्यम से
कि क्या किया जा सकता है, तो सबसे बड़ा जो भय था उपसभापति महोदय, वो था चुप्पी और डर का। एक तो चुप्पी रखो कि हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, हमारी बात चली जाएगी, हमारा एक काम हो जाएगा, इसलिए चुप्पी तोड़ो, ये अभियान सरकार ने चलाया। और इसके लिए विशेष अभियान चलाया कि जिसके साथ भी अपराध हो वो बताए, और उस बताने के लिए संस्थाएं तय कर दी, उस बताने के लिए अधिकारी तय कर दिए, उन बताने के लिए विधि और प्रक्रियाएं तय कर दी, वो बताने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी। चुप्पी तोड़ो, और दूसरा डरो मत। चुप्पी तोड़ो, डरो मत, ये संस्कृति की जागृति की, इसलिए इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा कि आज हम लोग इसकी इस प्रकार खुलकर चर्चा कर रहे हैं और जिले स्तर पर इस प्रकार का काम हो रहा है। दूसरी फिर बड़ी बात थी कि अब चुप्पी भी टूट जाएगी और डर भी टूट जाएगा, लेकिन बच्चों की सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं बहुत से ऐसे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने वात्सल्य आश्रम बना रखे, और उन आश्रमों के माध्यम से वो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, बच्चों को संरक्षण कर रहे हैं, बच्चों का नाम बदल देते हैं, बच्चों को लालन पालन करते हैं, बच्चों की पढ़ाई करते हैं, और इतना बड़ा संस्कारित करते हैं। मैंने वृंदावन के एक आश्रम को जाकर देखा है, ऋतुम्बराज जी का आश्रम, वात्सल्य आश्रम, उसमें यही काम है ऐसे बच्चों को लाकर, और उन बच्चों को इस प्रकार का प्रशिक्षित करके, संस्कारित करके फिर उनकी शादी भी वो करते हैं। तो ये जो काम है कि सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में वो सरकार भी निभा रही है और कुछ संस्थाएं भी निभा रही, ये इस अपराध को रोकने का एक बहुत बड़ा कारण है। अब इसके अलावा इन अपराध बढ़ने के 2-4 कारण और हो गए माननीय सभा। आप उधर देख रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, तो मैं सबको देख रहा हूं, पूरे सदन को। आप बोले, आपकी नजर तो सब पर है, सर्वव्यापी है। नमस्कार सर। नहीं, ये सदन पे पूरा निगाह रखना दायित्व है, वही मैं कर रहा हूँ। प्लीज हम देखने वालों की नजर आपस में संवाद न करें। आप बोले चेयर, हम तो आपके नाम का उल्लेख किया माननीय जयराम जी, घनश्याम जी ने पहले ही। आपको तो विद्वान कहकर संबोधित किया महाराज। अब इसमें युग में इन अपराधों के बढ़ने में एक डिजिटल युग जो है ना, इसका भी समावेश हो गया। ये एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। उसके लिए ऑनलाइन शोषण, ये एक बहुत बड़ा काम हो गया है। ऑनलाइन में नाम नहीं लूंगा, ऐसे कुछ परिवारों को मैंने बचाए जिनमें इस प्रकार करते हैं कि उनका जो बाथरूम है, उन बच्चों को यहां तक प्रशिक्षित करते हैं कि आप बाथरूम में कैमरा लगा लो और आप नहाते समय अब ये जो ऑनलाइन काम हो गया है, ये बहुत बड़ा गंभीर समस्या पैदा कर, उनको बचाने का काम है। तो ये ऑनलाइन शोषण हो गया, ग्रूमिंग हो रही है और बाल पोर्नोग्राफी हो रही है। ये नया जो डिजिटल संचार का माध्यम आया है, इसके माध्यम से बहुत बड़ी समस्या समाज के सामने पैदा हुई। तो ये बड़ी समस्या पैदा हो गई, तो इसके लिए पोस्को का दायरा व्यापक किया गया। पहले एक सामान्य सा दायरा था, 2019 में इन सब को उसमें शामिल कर दिया। और ये समस्या इतनी व्यापक है कि पता भी नहीं चलता, और 1 मिनट में सारी तस्वीरें दुनिया के सामने चली जाती। उसके बाद में वो बच्चे बच्चियां ये काम तो कर लेते हैं, किसी मित्र के करने से, किसी के भय में आने से, किसी के लालच में आने के बाद, और फिर आत्महत्या, सुसाइड करते। ऐसे बहुत से सुसाइड हुए, परिवारों का जीना मुश्किल।
तो इसलिए हाँ, और कई बार इस कारण से माँ बाप भी साथ साथ इनके जिले में कांस्टेबल ने क्या बोल रहे। तो ये जो समस्या हो गई है, इसका दायरा बहुत व्यापक हो गया। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, लेकिन इस विषय में मेरा मन था बोलने का कि ये बात सदन के माध्यम से आनी चाहिए। बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी के रूप में मान्यता मिली। तो ये जो डिजिटल अपराध के प्रति निवारक और न्यायिक कार्रवाई सुनिश्चित करना, ये बहुत बड़ी आवश्यकता। तो मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि वो सारे प्रावधान आपने किए, लेकिन ये जो डिजिटल हो रहा है काम, जो ऑनलाइन सारा काम हो रहा है और जो बच्चों को बहकाकर हो रहा है, जिसमें गैंग काम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय गैंग काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय गैंग काम कर रहे हैं, उनकी न्यायिक और प्रति निवारक उसको रोकने के लिए और न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत लाने के लिए जो हमने कुछ अभी डिजिटल सुधार किए हैं, जो संशोधन के साइबर क्राइम के इनके उनके माध्यम से इसको उसमें लाने के लिए काम करने की आवश्यकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, तीसरा जो 2019 में जो 7वां बड़ा काम हुआ है, वो कानूनी प्रक्रिया को बाल केंद्रित बनाना है। कई बार मैं वकील भी रहा हूं कुछ समय के लिए, और मैंने देखा कोर्ट में बाल अपराधों के लिए नहीं, सामान्य अपराधों के लिए, रेप जैसे अपराध के लिए जब क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो उस क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वो पीड़िता वहां दोबारा उसके साथ, मानो वो उस समय जो अपराध हुआ तो हुआ, वो एक और अपराध घटित होता। तो ऐसी स्थिति में न्यायिक कार्रवाई की जानी चाहिए। अब कानूनी प्रक्रिया को बाल केंद्रित, माननीय मंत्री जी बहुत काम कर लिया आप लोगों ने, इसको थोड़ा बाल केंद्रित भी आपने किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जांच और ट्रायल में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और गरिमा का ध्यान रखना भी बहुत है। बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य खराब होता, उनकी गरिमा गिर जाती है, और इसलिए उनकी गरिमा का ध्यान रखकर काम किया जाए। बाल अनुकूल संवेदनशील प्रक्रिया जिसमें सेकेंडरी ट्रॉमा की संभावना कम हो, ये मैं यहां जोर देना चाहता हूं। वो मैंने एक कोर्ट का उदाहरण देकर कहा, ये वो आघात तो हुआ, लेकिन ये प्रक्रिया के अंतर्गत जब वो गुजरता है तो फिर एक आघात, फिर दूसरा आघात, फिर तीसरा आघात, इन आघातों से वो पीड़ित हो जाता। इसलिए इन आघातों से बचाने का लिए भी उसका जो काम है, उसका 2019 की प्रक्रिया में किया है, लेकिन इसको और अधिक मजबूत करने की संभावना है। मैं उपसभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने पोस्को अधिनियम को कानूनी ढांचे से आगे बढ़कर इसे व्यवहारिक, सख्त और बाल केंद्रित कानून बना दिया। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। अपराधियों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई, पीड़ितों के लिए त्वरित न्याय, मुआवजा और पुनर्वास की बात की गई, समाज में सकारात्मक बदलाव और जागरूकता की बात की है। अब ये पोक्सो एक कानून नहीं है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा और समाज की जिम्मेदारी का प्रतीक बन चुका है। ये मैं इसमें कहना चाहता हूं, ये काम उसमें किया गया। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो जो बात डॉक्टर फौजिया खान जी ने इसमें मांग की है, इसमें पहले से उपलब्ध है, पहले से उपलब्ध है। धारा 19 का, धारा 21 का, ये जितने भी उन्होंने किए हैं, भारतीय न्याय संहिता जब आई नहीं, उस भारतीय न्याय संहिता में बाल और महिला इन अपराधों को बहुत कठोरता से लिया गया है। इसलिए मैं माननीय फौजिया खान जी की भावना का स्वागत करता हूं, परंतु उन्होंने जो संशोधन पेश किए हैं वो ऑलरेडी इसमें प्रावधान में आ चुके हैं, इसलिए इस नए संशोधन की बिल की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद माननीय घनश्याम जी। माननीय श्रीमान राघव चड्ढा जी। सर, मैं फौजिया खान जी द्वारा इंट्रोड्यूस करे गए इस बिल में
कुछ चीज़ें जोड़ने के लिए और उस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। एंड सर, मैं आज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे नहीं बल्कि एक ऐसे स्पोक्स पर्सन के तौर पर बात करना चाहता हूं जो स्पोक्स पर्सन भारत की आधी आबादी को रिप्रेजेंट करता है और एक ऐसे विषय को इस बिल में इंक्लूड कराना चाहता हूं जो देश की आधी आबादी हर महीने फेस करती है। वो इशू है मेंस्ट्रुअल हेल्थ का और मेंस्ट्रुअल हाइजीन का। सर, समाज में इस विषय को जानते सब हैं लेकिन बात करने से कतराते हैं और हमारे समाज ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के इस इशू को साइंस का इशू नहीं बल्कि साइलेंस का एक इशू बना दिया है और ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस को एक सोशल टैबू में तब्दील कर दिया है। सर, ये इशू, ये विषय तो नेचुरल है लेकिन इस पर बात ना करना अननेचुरल है। और इसी के साथ साथ सर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज भारत देश में लगभग 35 करोड़ से ज्यादा महिलाएं मेंस्ट्रुअल साइकिल की इस प्रोसेस से गुजर रही हैं, जिसमें से 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़ एडोलेसेंट गर्ल्स फेस मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड चैलेंजेस एवरी सिंगल ईयर एंड एज अ रिजल्ट 23 मिलियन गर्ल्स यानी कि 2.3 करोड़ गर्ल्स हर साल स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं, स्कूल जाना बंद कर देती हैं क्योंकि वहां इनएडिक्वेट मेंस्ट्रुअल हेल्थ फैसिलिटीज हैं। सर, लैक ऑफ सैनिटेशन एंड लैक ऑफ एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के चलते हमारी बेटियां ऑन एन एवरेज 60 दिन साल में स्कूल मिस करने को मजबूर होती हैं और वर्किंग महिलाएं महीने में 2 से 5 दिन अपना ऑफिस मिस करने को मजबूर होती हैं। सर, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां शराब और सिगरेट तो खुलेआम बेची जाते हैं लेकिन सैनिटरी पैड को अखबार में लपेट के दिया जाता है जैसे कि आप कोई इलीगल प्रोडक्ट खरीद रहे हो या इलीगल प्रोडक्ट का एक्सेस पा रहे हो। पीरियड नेचुरल है लेकिन स्टिग्मा उसके अराउंड जो है वो अननेचुरल है। साइंस नेचुरल है लेकिन उसके अराउंड साइलेंस अननेचुरल है। मेंस्ट्रुएशन बायोलॉजी है लेकिन इस प्रकार की सोच जो मिसोजिनी है वो एक आइडियोलॉजी है। सर, और मैं इससे संबंधित 5 विषय उठाना चाहता हूं जो इस बिल में शामिल किए जाएं। मेरा पहला मुद्दा है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन एक विमेन्स इशू नहीं, एक पब्लिक हेल्थ का मैटर है। सर, एक सर्वे बताता है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के चलते लगभग 91.7% महिलाएं किसी न किसी प्रकार की एक बीमारी का शिकार होती हैं जिसके चलते वे डॉक्टर के पास नहीं जा पाती हैं क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा इसके अराउंड अटैच कर दिया गया है और फीमेल डॉक्टर्स की कमी रहती है। सर, पीरियड और मेंस्ट्रुअल साइकिल के चलते 3 प्रकार की बीमारियां महिलाओं में देखी जाती है। पहली है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शंस, दूसरी है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर और थर्ड है सर यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस। इन इंफेक्शंस को ना असेस किया जाता है और ना इन बीमारियों का इलाज किया जाता है क्योंकि ये एक सोशल टैबू और स्टिग्मा हमारे देश में बन गया है। 2024 की NIH का स्टडी बताती है सर कि 16 राज्यों में जब सर्वे किया गया तो उसमें पाया गया कि 14.3% of the girls sought treatment from health professionals for menstrual problems, यानी कि 100 में से मात्र 14 लड़कियां ही, बच्चियां ही डॉक्टर या अस्पताल जा सकी क्योंकि वे राघव जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप बोल रहे हैं जी। पर इसे बिल से जोड़कर बिल है, मैं सर इसमें अभी आने वाले समय में रिकमेंडेशंस दूंगा, मैं एक एक करके आ रहा हूं। मैं बिल्कुल जोड़ूंगा, बिल्कुल, मैं भली भांति जानता हूं क्या विषय है सर बिल का, अब चिंता ना करें, मैं जोड़ूंगा। इसी के साथ साथ सर 3-4 प्रकार की अहम बीमारियां हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो महिलाएं जिस दौर से गुजर रही होती हैं उनमें देखी जाती है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, PMDD, PCOS, और ये तमाम बीमारियां अनडायग्नोज रह जाती हैं क्योंकि इनसफिशिएंट क्लिनिकल ट्रेनिंग है और इसे एक टैबू माना गया है। दूसरा विषय है सर, ये विमेन्स इशू नहीं बल्कि एक एजुकेशन का इशू है जिसके चलते 60% बेटियां अपने पीरियड्स के दौरान स्कूल से एब्सेंट हो जाती हैं या स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाती है और खास तौर पे ये रूरल एरियाज के स्कूल्स में देखा जाता है। सर, टॉयलेट होना एक चीज है लेकिन यूजेबल टॉयलेट होना एक और चीज है, इसमें बहुत फर्क है। और यदि टॉयलेट में पानी नहीं, प्राइवेसी नहीं, सोप नहीं, डिस्पोजेबल बिन नहीं और सैनिटरी पैड्स नहीं तो वो टॉयलेट नहीं, मात्र एक कमरा है। इसी के चलते मैं कहना चाहता हूं कि सैनिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का जो गैप है ये एक इंफ्रा गैप नहीं है, ये डायरेक्टली हमारी बेटियों की एजुकेशन से लिंक्ड है। थर्ड प्रॉब्लम है सर कि ये विषय विमेन्स इशू नहीं बल्कि एक डिग्निटी का इशू हमारे देश में बन गया है। सर, एवरी डे वी सी रियलिटीज एंड कल्चरल स्टिग्मास, और मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स के आधार पे
आपको बताना चाहता हूं कि डीप रूटेड कल्चरल टैबूज और रिलीजियस नोशंस के चलते जो महिलाएं अपने पीरियड से गुजर रही होती है, उन्हें एक इम्प्योर या अशुद्ध कहकर किनारे कर दिया जाता है। उन्हें किचन में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, बहुत जगहों पे उन्हें सामाजिक फंक्शंस में नहीं आने दिया जाता है। और 33% ऑफ द विमेन, एक सर्वे के मुताबिक उन्होंने यह रिपोर्ट किया दैट दे हैड नो नॉलेज अबाउट मेंस्ट्रुएशन बिफोर देयर फर्स्ट पीरियड अराइव्ड। यानी कि 1/3 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अपने पीरियड के बारे में जानकारी भी नहीं थी कि ऐसी कोई चीज होती है, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन है, सोशल टैबू है, एक स्टिग्मा है। 28% महिलाओं ने यह कहा एक सर्वे में कि वे आइसोलेटेड महसूस करती हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान, रिफ्लेक्टिंग प्रैक्टिसेस ऑफ टेम्पररी एक्सक्लूजन विद इन देयर हाउसहोल्ड्स। सर, इसके साथ साथ 32% महिलाओं ने कहा कि अपने पीरियड के दौरान वे एक्सक्यूजेस बनाकर उसे हाइड करने का प्रयास करती हैं, क्योंकि वे स्ट्रॉन्ग सोशल प्रेशर महसूस करती हैं। और इसी के साथ साथ एक नेशनल सर्वे बताता है कि 61.4 गर्ल्स एक्नॉलेज societal embarrassment surrounding menstruation, which effectively highlights the normalization of this stigma. सर, ये एक बायोलॉजिकल रियलिटी है जिसे हम लोगों ने एक सोशल शेम में तब्दील कर दिया है और साइंस को साइलेंस का विषय बना दिया है। सर, आज मुझे लगता है कि स्थिति ऐसे बन गई है कि मेंस्ट्रुएशन बायोलॉजी से ज्यादा मोरालिटी का विषय बनता जा रहा है। मेरा चौथा पॉइंट है, ये विमेन्स इशू नहीं, अफोर्डेबिलिटी का इश्यूज है। सर, सरकार ने एक अच्छा कदम यह उठाया कि सैनिटरी नैपकिन्स पर जीएसटी समाप्त कर दिया ताकि सैनिटरी नैपकिन्स को अफोर्डेबल बनाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ कई इस प्रकार के मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि टैम्पॉन्स, मेंस्ट्रुअल कप्स एटसेट्रा, जिन पर आज भी जीएसटी लगता है। और इसके साथ साथ सैनिटरी नैपकिन्स और इन प्रोडक्ट्स को बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज होता है जैसे कि एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स, टिश्यूज, ग्लूज और नॉन वोवन फैब्रिक, इन सब पर आज भी जीएसटी लगता है, जो मुझे लगता है समाप्त होना चाहिए। Speak on the bill. मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। I come to the subject. I will make recommendations. अलग सब्जेक्ट है। I will make recommendations. Sir, permit me to speak. I will make recommendations to that. I am coming to that. Speak on the bill. बिल्कुल आऊंगा। पीरियड पावर्टी एक वास्तविकता है सर, और उस पीरियड पावर्टी से मेरा मतलब है कि क्योंकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाजार में इतने महंगे मिलते हैं, ऑन एन एवरेज एक महिला को 300 से 500 रुपए महीने अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे खर्च करना पड़ता है, which is twice the minimum daily wage in India, and as a result only 36% of 35 crore Indian women use hygienic period products. बोलेंगे बिल पर कोई जाएगा, आप मेरे को क्यों रोक रहे हैं सर? इतना इंपॉर्टेंट विषय पे बात कर रहा हूं। मैं आ रहा हूं सर, मेरे को बोलने, मेरा ये काम है आपको बताना। मैंने सुन लिया सर, मैं बिल्कुल आ रहा हूं। अगेन आप आ रहे हैं, मैं बहुत देर से सुन रहा हूं। द प्रोटेक्शन ऑफ सर, I want to, sexual offenses I want all these to be included in this bill. You speak on the bill. Yes, it concerns our women, our daughters, and I want this to be included in the bill. Come on that. I want this included in the bill. बता रहा हूं, उस बिल पर बोलिए। So do I have the permission to speak? I want this included in the bill. भूमिका के बजाय बिल पर आइए, बोलिए जितना समय बोले। But I want this to be included in the bill. Please. मैं ये कह रहा हूं, इसको इंक्लूड करिए बिल में। इसमें क्या समस्या है सर? मैं ये बड़ा गंभीर विषय है, मैं चाहता हूं इसे बिल में जोड़ा जाए। विषय पर बोलना चाहते हैं ना सर? मैं चाहता हूं इसको बिल में जोड़ा जाए। मुझे बोलने दीजिए ना, बार बार रोकेंगे, मेरा फ्लो रोक नहीं रहा हूं मैं। आप शुरू से अब तक अपने बोलने के 10 मिनट में आपने 8 मिनट तक पृष्ठभूमि बताई। मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूं कि भूमि बताने के बाद ही 8 मिनट नहीं, आप 12 मिनट बोलिए, बिल पर बोलिए। अच्छा चलिए, सब्जेक्ट पर बोलिए। बिल्कुल प्लीज। सर, पीरियड प्रोडक्ट्स एक लग्जरी नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल चॉइस नहीं है, वे एसेंशियल गुड्स हैं। और पांचवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, ये विमेन्स इशू नहीं सर, ये फ्रेमवर्क का इशू है। जैसे 25% स्कूलों में बेसिक सैनिटेशन सर्विस नहीं है, 46% स्कूल्स में हाइजीन सर्विस जैसे कि सोप और रनिंग वाटर नहीं है, और लगभग 40% स्कूल्स में कवर्ड बिन्स फॉर डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स नहीं है। सर, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि स्पेन, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया जैसे बड़े देशों में पेड लीव्स मिलती हैं 1 to 3 डेज पर मंथ उन महिलाओं को जो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रही होती है। लेकिन भारत में पेड लीव छोड़िए, इस विषय पे चर्चा करने से भी हम लोग घबराते हैं, भागते हैं। इसलिए मैं 6 स्पष्ट सुझाव इस बिल में इंक्लूड करने के लिए इस सदन में रखना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव है कि हर स्कूल और कॉलेज, वर्कप्लेस और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में फ्री सैनिटरी पैड्स और फंक्शनल टॉयलेट्स बनाए जाए। दूसरा, स्कूल्स, आंगनवाड़ी सेंटर, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर और आशा नेटवर्क्स के
जरिए अफोर्डेबल या फ्री मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स घर घर में पहुंचाए जाएं। रॉ मटेरियल्स जो हैं, जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, उन पर भी जीएसटी समाप्त किया जाए। और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की एजुकेशन की जब बात होती है स्कूलों में, तो सिर्फ महिलाओं को नहीं, बॉयज को भी इस करिकुलम में शामिल करना चाहिए, बिकॉज बॉयज आर रेयरली इंक्लूडेड इन मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेशन। और शायद समाज के साइलेंस का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि लड़कों को, स्कूल जाने वाले बॉयज को मेंस्ट्रुअल हेल्थ की साइंस से दूर रखा जाता है। पांचवा सुझाव, मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नेशनल फ्रेमवर्क बनाया जाए ताकि सेफ और इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल डिस्पोजेबल सिस्टम्स हो। और छठा और आखिरी सुझाव, डिस्ट्रिक्ट लेवल एनुअल मॉनिटरिंग हो मेंस्ट्रुअल इंफ्रास्ट्रक्चर की और इसकी पब्लिक रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म बने। सर, जब एक लड़की स्कूल इसलिए नहीं जाती है कि स्कूल में पानी नहीं है, पैड नहीं है या प्राइवेसी नहीं है, तो ये उस लड़की की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है सर, ये सोसाइटी का फेलियर है, पॉलिसी का फेलियर है। और अगर एक लड़की डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाती है क्योंकि सोशल स्टिग्मा है, तो ये एक ट्रेडिशन नहीं है सर, ये निग्लेक्ट। और अंत में मैं ये कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन कोई फेवर नहीं है, कोई चैरिटी नहीं है, कोई साइड इशू नहीं है। ये हेल्थ का इशू है, ये एजुकेशन का इशू है, ये डिग्निटी का इशू है, ये इक्वालिटी का इशू है। विमेन डू नॉट नीड आवर सिंपैथी सर, विमेन नीड इक्वालिटी। Women do not need silence, women need dignity, and women do not need tokenism, women need rights. Thank you. धन्यवाद माननीय मेंबर्स प्लीज। का प्रश्न यह है कि बहुत से माननीय पीठासीन अधिकारियों ने फैसला किया है कि बिल जो है, जो विधेयक आता है, उसकी परिधि सीमा तय होती है। उस परिधि और सीमा में उस पर विचार किया जा सकता है। उसके बाहर की कोई बात है तो वो प्रोसीडिंग्स में नहीं रह सकती। तो आप कृपा करके देखें कि माननीय सदस्य ने जो 10 मिनट बात कही है, उसमें इस बिल की परिधि में कितनी बात आती है। अगर ये नहीं होगा तो ये स्वतंत्र, ये सदन जो पटल है वो इस प्रकार का स्वतंत्र अखाड़ा बन जाएगा कि मुझे किसी बात का प्रचार करना है, वो मैं इस सदन के माध्यम से करूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर आप व्यवस्था दें और इस पर आप विचार करें। माननीय घनश्याम जी, आप बड़े अनुभवी आदमी हैं, संचालन में भी रहे हैं, और आपने जो बताया ये नियम है, ये चेयरमैन की व्यवस्था नहीं है, डिसीजन नहीं। जो मैंने बार बार संबंधित सदस्य को याद दिलाया, वो महत्वपूर्ण विषय कह रहे थे, पर नियम यह है कि जो विषय बोलने का वही जाएगा और उसी से जुड़ी बात रिकॉर्ड पर भी जाएगी। माननीय सदस्य महत्वपूर्ण मुद्दा, उनके मुद्दों पर वो महत्वपूर्ण है, उठने चाहिए, पर नियम जो कहता है उसके तहत जो बातें होंगी वही रिकॉर्ड पे जाएगा। और मैं बार बार माननीय सदस्य अनुरोध करता रहा कि आप बिल पर बोलिए और जो मुद्दे उठा रहे हैं इस मूल विषय से जोड़कर द मेंबर कैन ओनली स्पीक विद इन द स्कोप ऑफ द बिल, दैट इज on the provisions mentioned in the bill under consideration. For adding provisions, the member has to submit amendment to the provisions of bill. ये व्यवस्था है। तो चेयर आग्रह करता है, चेयर अगर रोक दे तो फिर उस चीज को कैसे बाहर प्रदर्शित किया जाता है। चेयर हमेशा कोशिश करता है कि सबको हम एकोमोडेट करें, नियम को याद दिलाएं, पर आप जानते हैं कि हर माननीय सदस्य से जो बोलते हैं अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी मर्यादा में रहेंगे, एटिकेट्स का पालन करेंगे, नियम का पालन करेंगे। मेरी अपेक्षा है कि बाकी आगे बोलने वाले सदस्य का ध्यान रखें। माननीय श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, और जो बातें विद इन द स्कोप ऑफ बिल है वही रहेंगी रिकॉर्ड पे, जो नहीं है वो नहीं रहेंगी। धन्यवाद मान्यवर। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और माननीय सदस्य फौजिया खान जी ने एक अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय के ऊपर यह चर्चा का मौका सदन को दिया है। मेरा मानना यह है कि जो आज का जो बिल है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये एक मानसिक विकृति और मानसिक रोग का परिणाम होता है। ये पहले से टाइम एलोकेटेड है, यू नो द रूल्स। टाइम चेयर बैठकर रिलोकेट नहीं करता। यस नहीं प्लीज, आमतौर से जिन माननीय सदस्यों ने अपना नाम दिया है और इस तरह के निजी बिल पर बोलने का समय लोगों को मिलता, टाइम 51 मिनट है सभी दल को। ये प्राइवेट मेंबर्स बिल प्लीज, जो जिनका भी नाम आया, मैं तो कह रहा जिनका भी नाम आया इंक्लूड किया इसमें। पहले से 22 मेंबर्स ने अपना समय दिया और समय लोकेटेड है पहले से। आई एम फॉलोइंग दैट प्लीज।
Please, I cannot do that. Please. मान्यवर, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं वो एक मानसिक वातावरण समाज में कैसे पैदा होता है, मानसिक विकृति आदमी में कैसे आती है, उसी का ये परिणाम होता है। इसमें मैं कुछ ऐसी बातों का उल्लेख करना चाहूंगा कि जो आदमी में ऐसी मानसिक विकृति आती है और ऐसे अपराध करने के लिए उसको प्रेरित करती है, तो ऐसे क्या कारण हैं कि बच्चों के प्रति वो अपराध हो जाते हैं। मान्यवर, आदमी की शुरुआत होती है सुबह के अखबार पढ़ने से। अखबार उठाते ही यौन शक्ति वर्धक दवाओं के विज्ञापन होते हैं, कंडोमों के विज्ञापन होते हैं। बाजार में आदमी निकलता है तो फिल्मों के पोस्टर्स ऐसे होते हैं जो देखते ही आदमी के अंदर उत्तेजना होती है। जगह जगह के ऊपर शराब के ठेके खुले हुए हैं, जगह जगह के ऊपर अन्य विलासिता के संसाधन, उनके लिए आदमी को मौका मिलता है। तो तमाम एक वातावरण ऐसा पैदा हो जाता है, एक मानसिक विकृति का जब शिकार आदमी होता है सारा दिन और शाम को कहीं ना कहीं वो नशा कर लेता है, तो फिर वो शिकार की तलाश में घूमता है। फिर उसके सामने कोई बच्चा आ जाए, बड़ा आ जाए, फिर वो इस बात को देखता नहीं है। चाहे वो मलाला हो और चाहे वो जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है, उसकी मानसिक विकृति होती है, मानसिक रूप से वो अंधा हो जाता है। पुराने जमाने में, जैसा अभी तिवाड़ी जी बोल रहे थे, हमारे वेद शास्त्र कह रहे थे, सुधा मूर्ति जी भी बोल रही थी कि ये सिखाया जाता था, यत्र नारेषु पूजन्ते रमन्ति तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, देवता वहीं पर निवास करते हैं। ये भी पढ़ने को मिलता था पुस्तकों में कि मातृवत पर दारेसु पर दरवेशु लोष्टवत। दूसरी औरत बहन के समान, माता के समान है, दूसरे का धन एक लोहे के टुकड़े के समान है। ये सारी बातें हमारे किताबों के अंदर, शास्त्रों के अंदर सिखाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी। लेकिन मान्यवर, धीरे धीरे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण आ गया, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से आया, चाहे वो किसी भी माध्यम से आया, मैं अकेला फिल्मों को नहीं दोष देता हूं, बहुत सी बातें उसमें कारण हो सकती हैं। लेकिन आज वो भारत देश जिसको 33 करोड़ देवी देवताओं का देश मानते थे, उसमें शुरोगेसी का कितना बड़ा एक व्यापार है, लिव इन रिलेशन का एक कितना बड़ा एक सामाजिक, मैं कहता हूं उसको अपराध का एक बन गया अखाड़ा। ये क्या होता है लिव इन रिलेशन? ये सारी चीजें धीरे 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 समाज के अंदर। और मान्यवर में एक बात मुझे याद आती है, बहुत समय पहले एड्स के कंट्रोल के ऊपर सरकार के विज्ञापन पूरे देश के अंदर लगे हुए थे, और मुझे बड़ी अजीब सी अनुभूति होती थी ये पढ़ के कि एड्स से बचाव पॉसिबल है, लेकिन विवाहोत्तर संबंधों में कंडोम का इस्तेमाल करें। अब बताइए, अगर सरकार ये कहे कि कुकर्म कितने ही करो लेकिन कंडोम का इस्तेमाल करो, अगर ये इजाजत सरकार ही दे दे तो फिर कुकर्म तो सारे समाज में होंगे। मान्यवर, आज समाज को केवल कानून के माध्यम से नहीं रोका जा सकता है, समाज में एक स्वस्थ वातावरण पैदा करना होगा, और वो स्वस्थ वातावरण पैदा होगा संस्कारों से, शिक्षा से, और जितने हमारे जो माध्यम हैं, फिल्मों के भी मैं माध्यम से कहूंगा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहूंगा। आज सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा एक ऐसा कारण बन गया
उसमें पोर्न फिल्में देखी जा सकती हैं, ऐसी ऐसी रीलें आ जाती हैं, बच्चे खोल लेते हैं और वो बच्चे ऐसे रील देख लेते हैं तो फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं वो अपराध के जगत में चले जाते हैं। ये सारी चीजें एक वातावरण पैदा करती हैं जो ऐसे अपराधों को अंजाम देती हैं। मान्यवर, जब हम छोटे थे या जवान थे लगाओ, फिल्में तो तब भी आती थी। हमने कॉलेज टाइम में एक पिक्चर देखी थी, उसका नाम था नन्हा फरिश्ता। उसमें 3 डाकू होते हैं, एक हिंदू होता है, एक मुसलमान होता है, एक ईसाई होता है, और तीनों को एक बच्ची मिल जाती है। नन्हा फरिश्ता पिक्चर का नाम है, जेमिनी की पिक्चर है। उस बच्ची से तीनों को इतना प्यार हो जाता है, उसके अंदर एक गाना आता है कि बच्चे में है भगवान, बच्चे में है रहमान, बच्चा जीसस की शान, बोलो बच्चा है महान, जग में बच्चा है महान। ये फिल्म के अंदर गाना आता है। एक ऐसा वातावरण पैदा किया जाता था, और आज जैसी फिल्में देखते हैं, जैसा सोशल मीडिया में देखते हैं, जैसी रीलें देखते हैं, एक आदमी का मानसिकता जो है विकृत हो जाती है। और अगर उसके अंदर संस्कार नहीं होते, फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर, तो फिर वो कोई भी अपराध कर बैठता है। मानते हैं माननीय फौजिया खान जी ने, जैसा मेरे से पूर्व घनश्याम तिवारी जी बोल रहे थे, धारा 19, धारा 21, धारा 25, धारा 33, धारा 43 में संशोधन करके नया 8A मुआवजा और वित्तीय सहायता सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा है। मान्यवर, बच्चों के प्रति अपराध रोकने के लिए कोई भी प्रस्ताव कोई खराब नहीं हो सकता है, लेकिन यह देखा जाता है कि आज की जो सरकार है वो इस विषय के अंदर कितनी संवेदनशील है। क्या बच्चों के प्रति कोई जब अपराध होता है तो सरकार के पास ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसे कानून हैं कि जिससे बच्चों की प्रोटेक्शन हो सकती है, अपराधी को तुरंत सजा मिल सकती है? ऐसा मैकेनिज्म अगर सरकार के कानून में है, सुझाव देना कोई बुरी बात नहीं है। सुझाव अच्छे होते हैं, चाहे वो विपक्ष की तरफ से आए, चाहे पक्ष की तरफ से आए। सुझावों को हम कोई गलत नहीं मानते हैं। जैसा घनश्याम तिवारी जी बोल रहे थे, सुझाव भी कोई भी अच्छा हो सकता है, लेकिन जैसा तिवारी जी ने बताया कि 2019 में बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान करने के लिए पॉक्सो एक्ट में संशोधन किया गया था। अब मृत्यु दंड से ऊपर तो कोई दंड होता है नहीं, ये तो आखिरी दंड होता है। जब आदमी की मौत की सजा हो जाती है तो उससे ऊपर और कौन सा दंड देंगे उसको। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारी नई शिक्षा नीति बहुत लंबे समय के बाद आई है। 2020 में नई शिक्षा नीति आई है। मान्यवर, हैरानी होती है, जब पहली बार वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, देश में सांस्कृतिक मंत्रालय नहीं था। सांस्कृतिक मंत्रालय पहली बार वाजपेयी जी की सरकार आई तब बना था। अब बताइए, देश के अंदर सांस्कृतिक मंत्रालय ना हो, देश की संस्कृति ही अगर विकृत हो, संस्कृति के ऊपर बार बार चोट हो, देश के लोगों को अपने सभ्यता का, संस्कृति का ज्ञान ना हो, तो फिर अपराध तो बढ़ेंगे। फिर अपराधों को कौन रोकेगा? जब तक आदमी के मन में संस्कार नहीं होंगे, परिवारों में संस्कारिता नहीं आएगी, तब तक अब केवल मात्र कानून के माध्यम से अगर हम अपराधों को रोक सके, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, कानून बहुत सख्त बनाए हैं हमारी सरकार ने, और मोदी जी के आने के बाद जो संवेदनशीलता सरकार के कानूनों में आई है, हम तो कितने लंबे समय से 1861 के, 1871 के, 1860 के कानूनों को ढोते आ रहे थे। मान्यवर, देश में 1857 में क्रांति आई ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। उसके बाद 1861 में आईपीसी बना, इंडियन पेनल कोड, वो भारतीयों को दंड देने के लिए बना। उसके अंदर बलात्कार का जो अपराध है, इतना गंभीर अपराध है, उसको कौन से नंबर के ऊपर रखा गया? 376 नंबर के ऊपर।
हत्या के अपराध को कितने नंबर के ऊपर रखा गया? 302 नंबर के ऊपर। अब आप सोचिए 2023 तक, 2047 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, 1947 में, सॉरी 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया और 2023 तक हम ब्रिटिश कानूनों को ढोते रहे। अब देश में भला कैसे हो सकता था? 2014 के बाद के परिवर्तन का एक इतिहास देखिए आप कि 2014 से पहले देश के कानून कैसे काम करते थे, 2014 के बाद से देश के कानूनों ने कैसे काम करना शुरू किया। कितने जिनको मैं अपराध, जिनको हम कहते हैं कानून की भाषा के अंदर जो जमीन वगैरह से संबंधित जो मामले होते हैं, पीढ़ियां गुजर जाती थी। आदमी मुकदमा लड़ते 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 मर जाता था, फिर उसकी औलादें भी बूढ़ी हो जाती थी, लेकिन फैसला नहीं आता था। जब देश के कानून के अंदर इतनी एक ऐसे नखूने छोड़ दिए गए अंग्रेजों ने, क्योंकि अपराध वो लोग करते थे और न्याय भी उन्हीं ने करना था। अगर भारत का कोई व्यक्ति जिसके ऊपर उन्होंने जुल्म कर दिया अगर न्याय की मांग करता है और न्याय अगर उन्हीं के अनुसार चलना है तो फिर न्याय देगा कौन? ये किसी को ध्यान नहीं आई बात। अब भारतीय न्याय संहिता बनी है, भारतीय दंड संहिता खत्म हो गई, भारतीय साक्षरता अधिनियम आया है, वो पुराने कानून खत्म हो गए। तो ये सारी चीजों का जो 2014 के बाद से जो परिवर्तन आया है, अब इसके परिणाम अब आने शुरू हुए हैं। अब फौजिया खान जी थोड़ा सा सब्र रखें, आप देखें, आपने सुझाव दिए हैं, हम उसका स्वागत करते हैं सुझावों का मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं आपके सुझावों से ज्यादा और बहुत कुछ करने की जरूरत है और वो कर रहे हैं मोदी जी। उनके नेतृत्व में देश एक सही दिशा के अंदर चल रहा है। अब मैं कुछ सुझाव ऐसे हैं जो मैं देना चाहता हूं। देखिए, देश के अंदर जब किसी आदमी को अपने संबंधों को वैध बनाना है, अवैध संबंध है लेकिन उसका वैधता का जामा पहनाना है। कुछ भाइयों को तकलीफ होगी मेरी बात से, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। अगर कोई विवाहोत्तर अवैध संबंध बनाता है लेकिन उनको वैधता का जामा पहनाना है तो क्या काम करता है? अपने नाम के पीछे कुछ दिन के लिए मोहम्मद लगा लिया, कुछ दिन के लिए खान लगा लिया, अपने नाम के पीछे कुछ दिन के लिए बानो लगा लिया, कुछ दिन के लिए बेगम लगा लिया, शादी कर ली, जो अवैध संबंध थे वो वैध हो गए। यानी शरीयत के कानून को अवैध संबंधों को वैध बनाने का एक जरिया बना लिया। देश में अगर यूसीसी नहीं हो, समान आचार संहिता जब तक नहीं होगी तब भी पूरे देश में सबको न्याय नहीं मिल सकता। ये मैं दावे से कह सकता हूं सदन के अंदर खड़े होकर। सबसे पहले देश में यूसीसी की जरूरत है, समान नागरिक संहिता की जरूरत है। ये कानून भी उसी के दायरे के अंदर आएगा। अगर कोई भी कानून बनता है, अगर वो देश में रहने वाले 140 करोड़ों के ऊपर समान रूप से लागू नहीं होता है तो फिर उस कानून का फायदा क्या है? देश के 140 करोड़ लोगों के ऊपर कोई भी कानून समान रूप से लागू होना चाहिए। कानून की यही एक सच्ची सुंदरता है। बिल यही एक कानून का फायदा है। बिल पर बोलिए। इस बिल तो मैं कहता हूं कि केवल मात्र इन छोटे से सुझावों से काम नहीं चलेगा। ये मैंने संबंधों की बात इसीलिए कही, कई आदमी दूसरी शादी कर ली, जो दूसरी बीवी आई उसके साथ 2 बच्ची भी आ गई, वो विधवा थी या पहले से तलाकशुदा थी, उसके साथ 2 बच्ची भी आ गई। अब उसने दूसरी शादी कोई प्यार में नहीं की है, उसने अपनी हवस पूरी करने के लिए शादी की है। और कितने ही अपराध ऐसे होते हैं, उस आदमी की नजर अपनी बीवी की बजाय उसकी नाबालिग बच्ची के ऊपर रहती है। और कितने अपराध ऐसे होते हैं बच्चों के प्रति, वो बच्चा कानून के दायरे में रहते हुए जिसने शादी को कानून का जामा पहना दिया, एक अवैध संबंधों को वैध बना लिया किसी न किसी माध्यम से,
और वो बच्ची उनके साथ रहने के लिए मजबूर है, और रोजाना वो बच्ची, वो पाप बच्ची, वो उसके ऊपर अत्याचार सहन करने के लिए मजबूर है, उसी घर में रहने के लिए मजबूर है जहां पर उसके साथ अत्याचार हो रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है मान्यवर, छोटा विषय नहीं। मैं ऐसे मां बापों से भी कुछ कहना चाहूंगा। देहात में खास तौर के ऊपर कहीं लड़की के कोई बच्चा पैदा हो गया, उसने कहा कि इस छोटी बहन को मेरे पास कुछ दिन के लिए भेज दो, कोई इसमें परवरिश करने वाला नहीं है। अब वो बच्ची चली गई बेचारी, भेज दी बच्चे घर वालों ने। अब उसकी औरत को तो डिलीवरी हुई है और वो बच्ची उसको दिखाई दे रही है वहां पर, उसको अपनी हवस का शिकार बना लेता है। उन मां बापों को इस बात को समझना चाहिए कि अपने बच्चे को कभी भी अकेला इस तरह से नहीं भेजना चाहिए। और जैसा अभी सुधा मूर्ति जी बोल रही थी कि घर में चाहे ड्राइवर है, चाहे घर का नौकर है, चाहे घर का चौकीदार है, हम उसको चौकीदार मान सकते हैं, लेकिन अगर उसको बच्चा अकेला दिखाई देता है तो चौकीदार नहीं, वो शिकार भी हो सकता है। इसलिए हर चीज के ऊपर ध्यान करने की जरूरत है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। और जो बच्चा इस अपराध का शिकार हो जाता है, वो सारी उम्र तक उसके दिमाग के अंदर से वो बात कभी निकलती नहीं है। वो ऐसे डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वो जीवन में कुछ बन नहीं पाता है। बार बार उसके दिमाग के ऊपर जो उसके साथ घटना घटी है वही उसके दिमाग के साथ चोट करती रहती है। मान्यवर, मैं कुछ जैसे मान्य फौजिया खान जी ने जो कुछ बातें उठाई हैं, मैं कुछ ऐसी बातें जो आज की सरकार कर रही है उनका भी उल्लेख अपनी बात में मैं करना चाहूंगा। क्या किसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे है या कोई और? Yeah, point of order. Yes. Through your office, sir, I would caution the honorable minister, don't cast aspersions on people like, say, chowkidar, drivers, laborers. That's not a good thing. It's not a good thing. Thank you. Please. मान्यवर, जैसे सरकार ने बलात्कार और बाल यौन शोषण के मामले में त्वरित सुनवाई हो, इसके लिए जो कदम उठाए हैं उनकी भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। मान्यवर, देश के अंदर 774 यानी ऐसे न्यायालय स्थापित किए गए हैं जो फौरन इन अपराधों के अंदर कार्रवाई को करें। इनको सुने, त्वरित कार्रवाई के लिए 774 नए न्यायालय देश के अंदर मोदी सरकार में स्थापित कर दिए गए हैं। ये प्रिवेंटिव मेजर्स की मैं बात कर रहा हूं। केवल कानून बनाने से कोई बात नहीं बनती है, उनके ऊपर उसके अनुपालन के लिए क्या किया जा रहा है, उन अपराधों को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। न्यायालय के अंदर त्वरित कार्रवाई हो और उसके ऊपर निर्भया जैसी लड़कियों को त्वरित उसके ऊपर न्याय मिल जाए, उसके लिए क्या किया जा रहा है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण मामला है। सरकार ने, जैसे मैंने पहले बताया, इस कानून इसमें इस अपराध को मृत्यु दंड के अंदर ले लिया गया है। मृत्यु दंड से ऊपर तो कोई सजा हो नहीं सकती है। उसके साथ ही सरकार ने पीड़ितों को सहायता प्रदान करने, उनके जीवन को फिर से संवारने में मदद करने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि विशेष न्यायालयों को पहले से ही पास्को एक्ट के तहत मुआवजे की सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। मान्यवर, इसके अलावा कानूनी सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से कार्यान्वित पीड़ित मुआवजा योजनाओं के तहत हर साल हजारों पीड़ितों को सहायता मिलती है। जो फौजिया खान जी ने जिस चीज की मांग की है, उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं कि अकेले 2022-23 में मुआवजे के लिए 29,936 आवेदन प्राप्त हुए और 20,900 आवेदनों पर निर्णय लिया गया और इसके लिए भारत सरकार ने 34.7 करोड़ से अधिक की राशि वितरित भी कर दी, प्रदान भी कर दी जिन लोगों के साथ ऐसा अपराध हुआ था। तो मान्यवर, मोदी सरकार पूरी तरह से गंभीर है, लेकिन मैं बीच में शिक्षा नीति की बात कर रहा था, क्योंकि आदमी को शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आदमी को संस्कारित करती है। मैकाले ने एक बात कही थी कि अगर किसी भी देश को गुलाम बना के रखना है या उसका सांस्कृतिक पतन करना है तो उससे उसकी भाषा छीन लो। अगर वो अपने देश की भाषा से कट जाएगा तो अपने साहित्य से भी कट जाएगा, और साहित्य से कट जाएगा तो फिर संस्कृति से भी कट जाएगा,
और भाषा, साहित्य और संस्कृति से कट जाएगा तो फिर अपनी राष्ट्रीय सत्ता से भी कट जाएगा। वो सारी तरह से एक विदेशी मूल का नागरिक हो जाएगा। वो शरीर से भारतीय दिखाई देगा लेकिन मन से कुछ और हो जाएगा। ये सारी की सारी शिक्षा प्रणाली के कारण इस देश के अंदर विकृतियां आई हैं, क्योंकि अब अंग्रेजी के अंदर ना तो विवेकानंद को पढ़ाया जा सका, ना रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ाया जा सका, ना अरविंद घोष को पढ़ाया जा सका, ना स्वामी दयानंद को पढ़ाया जा सका। जो हमारे देश में सांस्कृतिक निर्माण करने वाले हमारे महापुरुष थे, उनकी जीवनी, उनके संदेश, उनका कोई भी आदेश जो अपनी भाषा के अंदर उपलब्ध हो सकता था, जिसको आदमी अच्छी तरह से समझ सकता था, वो सारी बातें आई नहीं स्कूल के किसी भी पाठ्यक्रम के अंदर। इसके कारण बच्चों का जो मानसिक स्तर था, वो जो पहले का जो गुरुकुलीय शिक्षा का मानसिक स्तर होता था, वो वातावरण नहीं बन पाया बच्चों के पास, और वो मानसिक स्तर उनका नहीं हो पाया। इसके अंदर एक बहुत बड़ी, जो मैं समझता हूं, एक ये भी बीमारी रही कि हमारा जो एक सोशल स्ट्रक्चर था, सामूहिक जो परिवार प्रणाली थी, वो धीरे 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 बिखर गई और अकेलापन आ गया। अब जो संस्कार बच्चा दादा दादी के सानिध्य में सीख सकता था, वो संस्कार किसी आया के पास नहीं सीख सकता वो बच्चा। वो किसी प्ले स्कूल के अंदर वो बात नहीं सीख सकता वो बच्चा। किसी बोर्डिंग स्कूल के अंदर वो बच्चा वो बात सीख नहीं सकता है। वो सारी बातें नई शिक्षा के अंदर अब आई हैं कि वो बच्चा 6 साल तक कम से कम अपने घर के वातावरण में रहेगा, अपने दादा दादी के पास रहेगा, तो उसके अंदर वो संस्कार आएंगे। वो जीवन में जाके आके अपराध की दुनिया के अंदर जाएगा ही नहीं। ये सारा का सारा शिक्षा प्रणाली का बहुत बड़ा दोष था हमारे देश के अंदर। और वो शिक्षा प्रणाली अब जो 2020 के अंदर जो आई है नई शिक्षा प्रणाली, उसके परिणाम धीरे 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 जब स्कूलों के अंदर, मैं धन्यवाद देता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कि आज हमारी देश की मेडिकल शिक्षा भी हिंदी भाषा के अंदर होने लगी है, हमारी टेक्निकल शिक्षा भी हिंदी भाषा के अंदर होने लगी है। और सबसे बड़ा जो काम किया है कि कोई भी अगर यूपीएससी का भी एग्जाम होगा और देश में कोई प्रदेश की जो क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियों के लिए जो कमीशन होते हैं, उनके अंदर भी अपनी स्थानीय भाषा के अंदर जवाब दिया जा सकेगा। अगर हमारे कर्नाटक के भाई ये महसूस करेंगे कि हमने तो कन्नड़ में ही जवाब देना है, तो उनको इस बात की छूट होगी। केरल के भाई अगर महसूस करेंगे हमने मलयालम में ही जवाब देना है, तो उनके लिए छूट होगी। और हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, इनको यूपीएससी के एग्जाम में भी हिंदी में जवाब देने का एक अधिकार होगा। मान्यवर, ये बहुत बड़ी बात की गई है। ये मैं, क्योंकि ये इसी बात से मैं कहता हूं कि संस्कारों से ही ये अपराध रुक सकते हैं। बिना आदमी के संस्कारित हुए अपराध नहीं रुक सकते हैं। क्योंकि हमारी जो पुरानी शिक्षा प्रणाली थी, उसके अंदर शिक्षा केवल मात्र रोजगार का साधन नहीं था, शिक्षा के अंदर संस्कारों का भी समावेश होता था। और शिक्षा संस्कारों का समावेश करती थी तो इन अपराधों के ऊपर भी रोक लगती थी। मान्यवर, इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की जो सरकार जो काम कर रही है, इसमें संवेदनशीलता का थोड़ा सा उदाहरण मैं सरकार का दूंगा। मान्यवर, पोक्सो अधिनियम के तहत मामलों की जांच को तेज और प्रभावी बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस के नाम से एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की है, जिसके माध्यम से पोक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत आने वाले गंभीर मामलों की जांच की निगरानी की जाती है। और यह सुनिश्चित किया जाता है कि जांच समय पर पूरी हो। इसके साथ ही ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी BPR&D पुलिस कर्मियों और संबंधित अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, ताकि ऐसे मामलों को संभालते समय वे अधिक संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ काम कर सके। मान्यवर, अभी मेरे से पूर्व अभी वात्सल्य की भी चर्चा हो रही थी, अपने माननीय सुधा मूर्ति जी कर रही थी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे के प्रति अगर वात्सल्य नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, जैसे मैं एक पिक्चर का उदाहरण दे रहा था कि तीनों आदमी, एक हिंदू है, एक मुसलमान है, डकैत है तीनों, और एक ईसाई है, वो तीनों का तीनों उस बच्चे के अंदर अपना भगवान देखते हैं।
एक कहता है बच्चे में है भगवान, दूसरा कहता है बच्चे में रहमान, और तीसरा कहता है बच्चा जीसस की शान। यानी वो संवेदनशील है। अगर संवेदनशीलता नहीं होगी तो फिर अपराध तो संवेदनहीनता में ही होता है, संवेदनशीलता में तो अपराध हो ही नहीं सकता। इसलिए मिशन वात्सल्य चलाने के लिए भी सरकार ने जो प्रयास किया है, सरकार मिशन वात्सल्य के माध्यम से मान्यवर उन बच्चों की सहायता कर रही है जो कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। इस मिशन के अंतर्गत चाइल्ड केयर संस्थान बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, काउंसलिंग, मनोरंजन और कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं ताकि वे अपने जीवन को फिर से संवार सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। बच्चों को गोद लेने, फॉस्टर केयर, स्पॉन्सरशिप ऑफ फायर आफ्टर केयर कार्यक्रमों के माध्यम से यह सहायता भी दी जाती है। और मान्यवर इसके अलावा जिससे वो सुरक्षित वातावरण में आगे बढ़ सकें, जिला स्तर के ऊपर चाइल्ड वेलफेयर कमेटियां, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और जिला बाल संरक्षण इकाइयां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं ताकि बच्चों की देखभाल हो, सुरक्षा हो और उन्हें समय के ऊपर सहायता मिल सके। तो मान्यवर मैं ये कहता हूं कि ये बहुत जरूरी चीजें जो करनी चाहिए थी वो हमारी सरकार कर रही है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हर वर्ग के प्रति संवेदनशीलता है। इसके अलावा जो बाल विवाह पुराने समय के अंदर काफी एक बीमारी थी और कुछ जो अनपढ़ या कुछ ऐसे अविकसित परिवार होते हैं उनमें अब भी कहीं ना कहीं बाल विवाह हो जाता है, तो उसको भी रोकने के लिए जो है ना सरकार बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को रोकने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। अक्षय तृतीया और आखा तीज ये ऐसे दिन होते हैं जिनमें कोई वो कहते हैं ना मुहूर्त निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बिना मुहूर्त की शादियां होती हैं। तो ऐसे जो दिवस होते हैं उनके ऊपर विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं क्योंकि इन अवसरों पर कभी कभी बाल विवाह की घटनाएं सामने आ जाती हैं। इसके अलावा मैं तो इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान पानीपत की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा से शुरू किया था और आज उसके बहुत ही सार्थक परिणाम आए हैं। जब कभी हरियाणा के अंदर 1000 लड़कों के पीछे 750-800 लड़कियां होती थी, आज वो 960 को क्रॉस करी गई है, यानी 1000 के बराबर में 1000 ही होने के करीब हो गई है और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं। और आज देखिए बच्चों को जब हम चाहे वो लड़कियों को खास तौर के ऊपर हम देखते हैं, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मेडल आए हैं बच्ची कोई लड़की किसी से कम नहीं होती, उसमें उन मेडल में सबसे ज्यादा हरियाणा के आए हैं। और मान्य मुझे ये कहते हुए फख्र हो रहा है कि जितने मेडल हरियाणा में आए हैं उनमें सबसे ज्यादा मेडल हमारी बेटियों ने लिए। अगर हम बच्चियों को अधिकार दें, जैसे कई बार हमारी स्वाति मालीवाल बड़ा बढ़िया बोलती हैं बच्चियों के लिए, बहुत ही मैं इनका धन्यवाद करता हूं, बहुत ही संवेदनशीलता से बोलती हैं। कोई भी बच्ची ममता सौदा बन सकती है, पर्वत को लांघ सकती है, किसी बच्ची में कोई जीन्स की कमी नहीं होती है, बशर्ते उसको चांस दिया जाए, उसको प्रोटेक्शन दी जाए, उसको प्यार दिया जाए, तो किसी भी बच्चे में अक्षमताओं की कोई कमी नहीं होती है। इसलिए बाल विवाह की रोकथाम के लिए भी पूरे के पूरे प्रयास सरकार ने किए हैं और मैं पुनः प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी देता हूं कि हरियाणा से इस बात की उन्होंने शुरुआत की। और मान्यवर मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक और कार्यक्रम चलाया गया सरकार ने कि सरकार मिशन शक्ति के माध्यम से महिलाओं और परिवारों के लिए सहायता तंत्र को और मजबूत कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर हिंसा का सामना कर रही महिलाओं को तुरंत सहायता प्रदान करते हैं और जिसमें चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी मदद, काउंसलिंग और अस्थायी आश्रय भी शामिल है। महिला हेल्पलाइन 181 24 घंटे सहायता और जानकारी उपलब्ध कराती है और शक्ति सदन कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं विशेषकर तस्करी की शिकार महिलाओं को आश्रय और पुनर्वास भी प्रदान करती है। सखी निवास के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराता है और पालना क्रेच कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए डे केयर सुविधा भी उपलब्ध करवाते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं देश की माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी और माननीय मोदी जी को भी कि पूरे देश के अंदर हर जिले के अंदर एक महिला हॉस्टल की स्थापना करने की नए बजट के अंदर घोषणा की गई है। तो महिला हॉस्टल होंगे तो मैं तो ये भी कहता हूं कि क्योंकि
उन महिलाओं के साथ बच्चे भी होंगे। तो जब वो महिला कामकाज के लिए अपने चली जाए ऑफिस में, तो उनके बच्चों के देखभाल के लिए पीछे से उसी हॉस्टल के अंदर ये व्यवस्था भी हो जाए। ये भी इस बिल में जैसे जो सुझाव आए हैं, ये ऐसे सुझाव बहुत जरूरी हैं, क्योंकि महिला हॉस्टल तो बन जाएंगे, लेकिन वहां जो बच्चे रहेंगे पीछे से, जब वो नौकरी के ऊपर चले जाएंगी, ड्यूटी के ऊपर चली जाएंगी, तो फिर पूरी तरह से वो बच्चे सुरक्षित रहें, उनको लालन पालन, उनको खेलने के लिए पूरे प्रचुर साधन मिलते रहें। उन सारी चीजों का भी इन सुझावों के अंदर शामिल कर लिया जाए तो काफी एक अच्छा कदम होगा मान्यवर। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जैसे इसमें एक बात कही गई है धारा 3 धारा 21 में कि अगर किसी डर या आशंका की सूचना न देने पर सजा देने की अनुमति देते हैं, तो इसमें कुछ फौजिया खान जी कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब जैसे हर कोई आदमी दोषी नहीं होता है, कई बार कोई निर्दोष आदमी को भी लपेट लिया जाता है। तो इससे क्या रहेगा खतरा कि अगर बिना आशंका डर के कोई सूचना ऐसे ही दे दे, तो इससे निर्दोष लोग पुलिस के मामले में फंस सकते हैं, और भले वास्तविकता में ना भी कुछ हुआ हो तो फिर भी कोई ना कोई निर्दोष आदमी भी नहीं फंसना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि पॉक्सो मामले संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होते हैं, और पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 4, 6, 8 और 10 के तहत, इसलिए कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले अत्यधिक सावधानी भी बरतनी जरूरी है। मौजूदा कानून संतुलित है, ये वास्तविक घटनाओं की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करता है और साथ ही अस्पष्ट आशंकाओं के जरिए दुरुपयोग को भी रोकता है। धारा 22 पहले से ही झूठी शिकायत करने वालों को सजा देने का प्रावधान है, इसलिए सुरक्षा के जो उपाय हैं वो इसमें बाकायदा मौजूद हैं। और मान्यवर, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो प्रस्तावित नए अध्याय की धारा 33 गए और 33 गए में डीएलएसए और एसएलएसए की भूमिकाएं और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया का वितरण जो विवरण दिया गया है, इनका विवरण नालसा पीड़ित मुआवजा योजनाओं में पहले दिया गया है। तो मैं कहता हूं सुझाव फौजिया खान जी के अच्छे हैं, और ऐसी चर्चा सदन के अंदर समय समय के ऊपर होती रहनी चाहिए ताकि देश के सामने सही तस्वीर आती रहे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पर्याप्त कानून है, और सुझाव तो ये देश का सदन है, इसके माध्यम से केवल मात्र सदन ही नहीं सुनता, पूरा देश सुनता है, और पूरे देश के अंदर ये संदेश जाना चाहिए। मैं अंत में एक बात कहूंगा, महात्मा चाणक्य ने एक बात कही थी कि यथा राजा तथा प्रजा। देश में ये संसार उल्टा वृक्ष है, इसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं, शाखाएं नीचे की तरफ हैं, सारी बीमारी ऊपर से आती है। महात्मा चाणक्य ने कही थी कि अगर देश का राजा व्यभिचारी होगा तो देश में व्यभिचार फैलेंगे, देश का राजा रिश्वतखोर होगा तो पटवारी से लेके डीसी तक और सिपाही से लेके एसपी तक सारे रिश्वतखोर हो जाएंगे, और देश का राजा अपराधी होगा तो देश के अंदर अपराध फैल जाएंगे। कभी कभी हमारे देश का एक सौंदर्य रहा है, महाभारत काल का अगर हम देखते हैं तो सारा का सारा जो राज था वो गुरु वशिष्ठ के निर्देश के ऊपर चलता था, और ये रामायण काल का गुरु वशिष्ठ के निर्देश के ऊपर चलता था, यानी संतों की सलाह से सरकारें चलती थी। और महाभारत काल का अगर देखते हैं तो कृपाचार्य कुलगुरु होते थे, उनकी सलाह से सरकारें चलती थी। लेकिन आज देश का एक सौभाग्य है कि संतों की सलाह से सरकार नहीं चल रही, संत ही सरकारों को चला रहे हैं। यानी जब देश की सरकारों को संत चलाएंगे, निर्मोही निर्लेप आदमी जिनको ना कोई अपना घर का कोई दौलत कमाने की लालसा है, ना कोई पद पाने की लालसा है, जो हिमालय के संत हैं वो लोग इस देश की सरकार को चला रहे हैं, तो मैं सामने बैठे वाले भाइयों से कहूंगा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, देश सुरक्षित हाथों के अंदर है और सुरक्षित चल रहा है। धन्यवाद। हाँ, He's saying that Sandh is running this government. yes, we'll see. The government is run by the executive, Message, we'll see. headed by the Thank Prime you. Minister. Message from Lok Sabha Secretary General.
Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 13th March 2026 passed the Appropriation Bill 2026. The Speaker has certified that the bill is a money bill within the meaning of Article 110 of the Constitution. I lay a copy of the said bill on the table. माननीय सदस्यगण, इस विषय पर आगे बहस जारी रहेगी। अब हम लोग स्पेशल मेंशन लेंगे। उसके पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। माननीय सदस्य पी संतोष कुमार जी ने यह आग्रह किया कि माननीय एक सदस्य का समय घटाया जाए। आमतौर से जो भी जिन व्यवस्थाओं के तहत हम अन्य विषयों पर डिस्कशन करते हैं, सुबह से लेकर के और देर शाम तक, बिल से लेकर के 0 आवर या जो भी उसमें समय बाधा होता है, और या आप बीएससी के माध्यम से जो समय तय करते हैं वही चेयर पालन करता है। पर नॉर्मली प्राइवेट मेंबर बिल्स पर टाइम इज नॉट इंसिस्टेड। इसमें आपने देखा होगा जो लोग विषय से आगे बढ़ करके बोल रहे थे उनको भी चेयर ने आग्रह किया कि आप समय के अंदर बोले, पर उनको भी समय इंसिस्ट नहीं किया। परंपरा के तहत संसद चलती है और एक 17-12 की रूलिंग में आपको, जिसे जयराम जी अच्छी तरह वाकिफ होंगे क्योंकि वो नियम कानून अच्छी तरह जानते हैं, ये 17/12/2004 की रूलिंग है। टू दिस द वाइस चेयरमैन व्हेन द इशू वाज रेज्ड ऑफ द टाइम on private member bills said that he could not cut short the discussion as members wanted to speak on the subject and they had the right to speak. ये प्राइवेट मेंबर बिल, प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन के बारे में है। इसी तरह एक और बिल का मैं उदाहरण देना चाहूं। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2022 by Dr. V. Sivadasan was moved for consideration on 9 December 2022, that is in 250th session. 31 minutes of discussion took place on that day. Being partly discussed, it was carried forward. Thereafter, on 8/12/23, it was discussed again for 1 hour and 45 minutes. Then discussion was not concluded. Then again on 2/2/24, discussion concluded after participation of members for 1 hour and 2 minutes. इस तरह 3-3.5 घंटे से अधिक बहस चलती रही पहले भी। इस पर भी अनेक सदस्यों ने अपने नाम दिए थे। महत्वपूर्ण विषय था। चेयर ने जितना एकमोडेट कर सकता उदारता से सबको किया, इस आग्रह के साथ कि वो नियम के तहत बोलेंगे। ये मैं सिर्फ सूचना के लिए आपको बताना चाहता था। अब स्पेशल मेंशंस, श्रीमती गीता एलायस चंद्र